नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएस के अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल हमें अक्सर कमेंट बॉक्स में देखने को मिलते हैं। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी आरएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उचित रणनीति भी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आरएस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ ही जो भी अभ्यर्थियों के डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, राजस्थान की सर्वोच्च परीक्षा आरएएस में जाने का प्रत्येक अभ्यर्थी का सपना होता है और ये सपना तभी साकार होगा जब आप सुनियोजित, समयबद्ध तरीके और निरंतरता के साथ ग्रहणशीलता बनाए रखेंगे। सर्वप्रथम आपको ज़रूरत है खुद के अंदर झांक कर उस प्रेरणा और उद्देश्य को खोजने की जिसके लिए आप प्रशासन में जाना चाहते हैं। यहाँ पर हम 10 सवालों के माध्यम से आरएस एग्ज़ाम की तैयारी की उचित और सटीक रणनीति आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि आरएस परीक्षा क्या है, क्या इसकी योग्यता है, इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए और साथ ही इस परीक्षा में सफल होने के लिए कितनी संभावना है। तो आरएस का मतलब अगर आसान तरीके से बताया जाए तो एसडीएम, डीएसपी, आरएसीएस, बीडीओ, तहसीलदार इत्यादि जो पद हैं वो आरएस के अंतर्गत आते हैं। मुख्यतया एसडीएम को ही आरएस मान लिया जाता है, लेकिन आरएस एग्ज़ाम के माध्यम से बाकी के ये जो पद हैं इन पर भी चयन होता है, जो कि आपकी रैंक और विज्ञापित पद पर निर्भर करता है। परंतु इस परीक्षा का जो मुख्य आकर्षण है वो एसडीएम ही होता है। अगर बात करें योग्यता की तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए है। साथ ही आप ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर वो अभ्यर्थी जो इस योग्यता को रखता है और खुद के परिश्रम के बल पर आरएस बनने का दावेदार है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि इसमें चयन की क्या प्रक्रिया है। तो आरएस एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं: प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अगर प्री परीक्षा की बात करें तो ये 200 नंबर की होती है, जो कि एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होती है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इस परीक्षा का प्रारंभिक चरण होता है और यहाँ से जितने भी रिक्त पद हैं जो कि विज्ञप्ति में घोषित किए गए हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाते हैं। हालांकि इसके नंबर को अंतिम चयन परीक्षा में शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो भी मार्क्स आप प्री एग्ज़ाम में लेकर आएंगे वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के मार्क्स ही आपकी फाइनल मेरिट के लिए शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो ये 800 नंबर के 4 पेपरों के साथ इस परीक्षा की महत्वपूर्ण और मुख्य परीक्षा है, जिसका कि अंतिम चयन प्रक्रिया में 88% योगदान होता है। यही परीक्षा है जो आपकी सफलता के द्वार खोलती है। यहाँ उत्तर की कसावट और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण ही कामयाबी का मूल मंत्र है। अब आगे जो आखिरी चरण होता है साक्षात्कार का, ये 100 नंबर का इस परीक्षा का अंतिम चरण होता है और इसका अंतिम चयन प्रक्रिया में 12% योगदान है। इसमें आपके हाव भाव, आत्मनियंत्रण, कॉन्फिडेंस और धैर्य की परीक्षा होती है। अगला प्रश्न है कि मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों को कैसे एक साथ रखकर मुझे रणनीति बनानी चाहिए, क्या मुझे मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये अक्सर अभ्यर्थियों के प्रश्न रहते हैं। तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे प्री परीक्षा की सफलता के बिना आपकी तैयारी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप प्री परीक्षा में पास ही नहीं हो पाते हैं तो आपकी मेंस के लिए की गई तैयारी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। प्री परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपकी मुख्य परीक्षा का 50% जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करता है और मुख्य परीक्षा में 25% योगदान हिंदी और अंग्रेजी का होता है, जो कि आपके प्रतिदिन अभ्यास पर निर्भर करता है। अर्थात आपका 75% सिलेबस प्री परीक्षा के साथ ही तैयार हो जाता है। अगर आप रणनीतिक तैयारी करते हो और शेष रहे 25% भाग को आसानी से प्री परीक्षा के बाद में पढ़ सकते हो, तो आपको सर्वप्रथम प्री परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसी को ध्यान में रखकर मुख्य परीक्षा के अनुसार पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न रहता है कि
आरएस एग्ज़ाम के लिए कौन सी पाठ्य सामग्री सहायक होगी और क्या मुझे ये पाठ्य सामग्री ही पढ़नी चाहिए, जो कि अक्सर आपको इंटरनेट पर या कई जगह गाइड किया हुआ होता है। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रहे कि आपका जो पढ़ाई की टेबल है जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको एकदम व्यवस्थित रखें, पुस्तकों को ज़्यादा ऐसे सजा के न रखें। प्रत्येक विषय की एक ही मानक पुस्तक का आपको चुनाव करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गाइड आपको मिल जाएगी। तो सभी को पढ़ने की कोशिश ना करें, इससे आप भ्रमित हो जाएंगे। उसे बार बार बदलने की भी कोशिश ना करें, एक ही मानक पुस्तक को आप चुन करके चलें। ये हमारे समझने की क्षमता और सोचने की विवेकशीलता पर निर्भर करता है कि कौन सी पुस्तक हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन कुछ सुझाव आपके लिए पुस्तक चयन में यहाँ पर हम बता रहे हैं जो कि उपयोगी रह सकते हैं। प्री परीक्षा की अगर बात करें तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए पेनोरमा या लक्ष्य, इन दो को आप चयन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको लक्ष्य के नोट्स नहीं बनाने हैं। पेनोरमा के अगर आप चाहें तो अवश्य ही नोट्स बनाएं और एक ही पुस्तक का चयन करें, अलग अलग गाइड का इस्तेमाल ना करें। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपको जो स्पेक्ट्रम की पॉकेट हैंडबुक जो आती है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के लिए आपको 12th की ओल्ड एनसीईआरटी को हम सजेस्ट करेंगे। अगर बात करें भूगोल की, जियोग्राफी की, तो भौतिकी के लिए आपको यानी कि जो आपकी फिजिकल जियोग्राफी है उसके लिए महेश वर्णवाल, जिसके कि आप नोट्स बना सकते हैं और सारे जो टॉपिक सिलेबस में उनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत की जियोग्राफी है उसके लिए 11th की एनसीईआरटी की जो भारत का भौतिक पर्यावरण नाम से है उसको चयन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी के लिए पेनोरमा या लक्ष्य या हरि मोहन सक्सेना में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत है, इसका कोई विकल्प नहीं है, सबसे बेस्ट बुक ये है। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि जो कि वीके ओहरी की है, आर्थिक समीक्षा भारत और राजस्थान दोनों की। इसके अलावा समसामयिकी पर आर्थिक गतिविधियाँ जो भी करंट अफेयर्स में होती हैं उनको भी आप नोट्स के माध्यम से चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी तर्क शक्ति और विवेचन योग्यता, इसके लिए आप आरएस अग्रवाल को चूज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स की। तो भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के लिए आप विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस या कोई भी अच्छा जो यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स जो है अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है उसको भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स आपको मिल जाएगी जैसे क्रोनोलॉजी है, मूमल है, इन सब को भी आप राजस्थान की अगर करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखें तो चयन कर सकते हैं। हिंदी की बात करें तो एनसीईआरटी या डॉक्टर राघव प्रकाश का आप चयन कर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए डॉक्टर बीके रस्तोगी का आप चयन कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी को हल्के में लेते हैं और आखिरी दिनों में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, तो जो लूसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब है वो बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। अब अगला प्रश्न अभ्यर्थियों का रहता है कि नोट्स कैसे तैयार करें। तो प्री और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की 2 प्रतिलिपि आप निकलवा लें और एक आपकी टेबल पर और दूसरी जिस विषय के नोट्स आपने बनाए हैं उस रजिस्टर के पहले पेज पर आप चिपका दें। जब भी पढ़ना शुरू करो तब एक बार पाठ्यक्रम ज़रूर देखें, ये आपको सटीक दिशा में रखेगा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है और साथ ही मनोबल भी आपका बढ़ाएगा कि जैसे जैसे आप टॉपिक्स को कवर करोगे आप टिक मार्क कर सकते हो उस सिलेबस पर, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके अलावा प्रत्येक विषय के नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं होते हैं, किसी भी विषय के इतने बड़े नोट्स भी नहीं बनाने चाहिए जिसका कि रिवीजन आप 3 से 4 घंटे में संभव ही ना हो कि कर पाएँ। तो नोट्स ऐसे ही शॉर्ट्स में बनाएं ताकि जिसका रिवीजन कम समय में आप कर सकें, अन्यथा आप सीधा पुस्तक से पढ़ना ही आपके लिए उचित होगा।
अगर किसी पुस्तक में सिर्फ 2-3 टॉपिक ही काम के हैं तो उसके नोट्स अवश्य बना लें और फिर उस पुस्तक को अपनी सूची में से हटा दें और उन नोट्स को ही आप रिवीजन के लिए काम में लें। दूसरों के नोट्स को नहीं पढ़ें, क्योंकि अक्सर दूसरे जो नोट्स तैयार करते हैं वो अपने स्वयं के दृष्टिकोण से और एक तरीके से आपके लिए अधूरे भी हो सकते हैं। तो कोचिंग के नोट्स को भी अपनी सुविधा अनुसार आप काम में ले सकते हैं, परंतु चुनाव में उनसे बेहतर ये है कि आप अच्छी पुस्तक का चुनाव करें। अगला प्रश्न रहता है कि मुझे कोचिंग या किसी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो निश्चित तौर पर बदलते परिवेश और बदलते प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार हमें अपने समय अनुसार, समझ विवेकानुसार परखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की सहायक चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान में रहें, व्यावसायिक दौर में सही और आपके फ़ायदे के संस्थान से ही निर्देशन लें। केवल उसी विषय के लिए कोचिंग संस्थान से जुड़ें जिसकी बेहतरी के लिए वो उचित मार्क्स जो आपको मार्गदर्शन जो है वो दे सके। अगला जो प्रश्न रहता है कि मुझे सफल होने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आरएस एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम प्रतिदिन निरंतरता के साथ 5 से 10 घंटे की पढ़ाई आवश्यक है। बाकी आपकी समय की उपलब्धता, उसके प्रबंधन, ग्रहणशीलता की क्षमता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न रहता है कि समय सारणी कैसे तैयार करें। समय सारणी 2 प्रकार से आप बना सकते हैं, एक बड़े टाइम पीरियड के लिए और एक छोटे छोटे समय अनुसार। 2-3 महीने की संपूर्ण पाठ्यक्रम की समग्र समय सारणी आप बनाएं और साप्ताहिक विषय का चयन भी करें। एक दिन में इतने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे ये 2 घंटे वो, ऐसा कुछ ना करें, बल्कि आपको एक दिन में सिर्फ एक विषय या साप्ताहिक रूप में भी एक ही विषय का चुनाव करना चाहिए। रिवीजन महत्वपूर्ण भाग है, रिवीजन करते रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना सही रहता है, जिससे पूरे दिन आपका मनोबल बना रहता है। बाकी आपकी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब पढ़ सकते हो। अगर एक दिन की पढ़ाई ना भी हुई हो तो अगले दिन उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। समय सारणी में 5 दिन खुद के लिए फ्री समय निकालें ताकि उसमें कोई छूटा भाग जो है वो उसे आप कवर कर सको। इसके अलावा बार बार समय सारणी में बदलाव नहीं करें। अगला ये प्रश्न रहता है कि मॉक टेस्ट दें या ना दें, और अगर दें तो कब दें। तो सर्वप्रथम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए, उसके बाद 2 बार रिवीजन के बाद ही मॉक टेस्ट के बारे में सोचें और अवश्य रूप से देवें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और स्वयं को अपनी कमियां भी जो है वो पता चलती रहेगी। अगला प्रश्न रहता है कि मेरे 10th या 12th या स्नातक में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं है, तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ, तो क्या मैं आरएस बन सकता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल रहते हैं। तो जब 10th में 47% अंक लेकर आईएएस बना जा सकता है, जब राजेंद्र जी पेंसिया 10th में 53% अंक लेकर आईएएस बन सकते हैं, जब गोविंद जी 2 बार आईएएस में टॉप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप आरएएस बन सकते हो। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि बहुत कम प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट थे जो कि अगर आगे जाके आईएएस बने। तो ज़रूरत है तो लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प की। अगला प्रश्न रहता है कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि का कितना प्रयोग करना उचित रहता है। तो इसका जवाब ये है कि इनका कोई मापदंड नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक संभव हो इनसे दूरी बनाए रखें। पुस्तकों का सहारा लें। बाकी बदले दौर में और प्रतियोगिता की मांग के अनुसार आप इनका जो है सीमित प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसे चैनल है जहाँ पर कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है और आसानी से आप के लिए समझ में भी आ सकती है। अगला प्रश्न रहता है कि विकल्प के लिए किसी दूसरी परीक्षा के साथ में तैयारी कहाँ तक उचित है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी करते हैं कि जैसे आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो साथ ही साथ दूसरे एग्ज़ाम में भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उसके सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से इस परीक्षा की जो चुनौतियां और समय की मांग को देखते हुए एक वैकल्पिक तैयारी के बारे में सोचना उचित तो है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो तैयारी जो है वो आपके लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, यानी लक्ष्य को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है कि मुझे मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी है और साक्षात्कार में इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो जो सुखराम है वो संपूर्ण अंग्रेजी और गणित के प्रश्नों को छोड़कर भी आरएस में 4th रैंक लेकर आए थे। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं वही मुख्य परीक्षा में लिखें। ज़्यादा उत्तरों से प्रभावी लेखन ज़्यादा अंकदायी होता है, यानी कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर आप बढ़ाते हैं और आपका लेखन सही नहीं है तो ये फ़ायदेमंद नहीं है, बजाय कि अगर आप प्रभावी लेखन से कम अगर क्वेश्चंस को कवर करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना और एक अच्छे साक्षात्कार का परिचायक नहीं होता है। कुछ का उत्तर ना देना भी साक्षात्कार के बिगड़ने का भी परिचायक नहीं है। यहाँ आपके उत्तरों की संख्या से ज़्यादा आपके उत्तर देने की जो कला है वो महत्वपूर्ण होती है। तो प्रश्नों के कम या ज़्यादा होने का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अब अगला प्रश्न है कि आपको हमेशा प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व या प्रेरित करने वाले शब्द क्या है। तो 2012 के जो फर्स्ट रैंक की आरएस थी राधिका देवी जी, उन्होंने कुछ पंक्तियां कही है जो कि सभी के लिए जो आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रह सकती हैं। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, ना गरज किसी से ना वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से तेरी फिक्र से तेरी याद से तेरे नाम से। ये सब आरएस को ध्यान में रखते हुए लाइनें उन्होंने कही हैं, यानी कि आपको अपने लक्ष्य के सिवा किसी और विषय पर ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कोई आखिरी सुझाव या मंत्र आरएस एग्ज़ाम के लिए क्या होना चाहिए। तो नियमित एक मानक पत्रिका का आपको अध्ययन करना चाहिए, पुराने पेपरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, भगवान में आस्था रखें, गुरुजनों और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, अच्छे दोस्तों से राय लेवें, खुद को अभिप्रेरित करते रहें, निश्चित तौर पर सफलता आपकी है। तुझे पाना अब कोशिश नहीं, जिद है मेरी, खुद को खो जाना है या तुझे पाना है। आरएस यानी कि जो आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज़ को अपने से गांठ बांध लेना चाहिए, यानी कि सो स्टडी हार्ड यू हैव 24 आवर्स इन ए डे टू बिकम आरएस। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम सारथी टीम की तरफ से आप सभी को आरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी को आप ऐसे ही आगे जारी रखें। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।